हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये बीपीएससी ट्री 4.0 क्लास 6 टू 8 एनसीईआरटी ऑन, ये कहते हैं एससीईआरटी के बेस्ड हम हिंदी की ये प्रैक्टिस वर्कबुक दोस्तों सोल्व कर रहे थे। अभी इस वीडियो में रहने वाला है, ये है सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर, इसमें रहेगा ये 4। क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 150 तक, 150 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको दिखाना बताना है। तो ध्यान रखेंगे, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां होता है रूपक अलंकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, तो यहाँ पे है रूपक अलंकार। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये थे ऑप्शन थर्ड हंस के। किसके थे? हंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 1930 में किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रेमचंद के द्वारा। कब? 1930, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानोदय इनके हैं गंगाधर भट्टाचार्य और दीनमान के हैं अगेय। क्वेश्चन नंबर 113, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, ध्यान रखेंगे, वीर गति पाना। 114 से 122 अब आपको इसको पढ़ना है, उसके आधार पे उत्तर देने हैं। पहला पूछता है, गिन्नी का सोना शुद्ध सोने से अधिक क्यों चमकता है? शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। पहला आंसर आ गया दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, तांबा मिलाया हुआ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। शुद्ध आदर्श की शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने जैसे होते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? तो आपको पैसेज पढ़ना होगा, ये गंदास पढ़ना होगा। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। शुद्ध सोने से भी मजबूत होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बना हम पहले पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इस लाइन में। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियालॉजिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। पर बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिकता सूझबूझ भी ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श तलाश के, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के सतर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के सतर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, ठीक है। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। अब देखिए, अब करते हैं आंसर। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? शुद्ध आदर्श अधिक लोकप्रिय होते हैं, शुद्ध आदर्शों का चलन अधिक
नहीं होता। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, आदर्श सामाजिक और राष्ट्रीय मानक होता है। आदर्श पर चलना तलवार की धार पर चलना है कह सकते हैं। और आदर्शवादी लोग खरा सोना की भांति निरपेक्ष स्वभाव के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा, कह सकते हैं शुद्ध आदर्शों का चलन अधिक नहीं हो पाता। ठीक है ना, आदर्श पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। 116 प्रैक्टिकल आइडिया लिस्ट वे होते हैं जिनमें जिनमें क्या हो, जिनमें साफ साफ कहा गया था आदर्श एवं यथार्थ का मेल होता है। 117 गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। यह कथन सिद्ध करता है कि गांधी जी, तो यहाँ से सिद्ध होता है दोस्तों, क्या कह सकते हैं हम, गांधी जी से संबंधित इसमें क्या सिद्ध होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सिद्ध होता है वह व्यवहारिकता को आदर्शों में रूपांतरित करते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, गंदास के अनुसार गांधी जी व्यवहारिकता को आदर्शों में अपनी दिनचर्या के अनुसार उसको रूपांतरित कर देते थे, ये कहा गया है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श क्यों पीछे हटने लगता है। तो इसके लिए कारण बताया गया था कि व्यवहारिकता में विश्वास रखने के कारण। क्वेश्चन नंबर 119 प्रश्न नंबर 119 हवा में उड़ते रहने से अभिप्राय। दोस्तों हवा में उड़ते रहने से अभिप्राय मतलब कल्पना में विचरण करना, गांधी जी के लिए ये बात कही थी। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 120 गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। इस वाक्य का उस वाक्य में उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है गांधी जी क्या है दोस्तों, अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। वो क्या थे, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, मतलब ये प्रेडिक्ट किया गया था। यहाँ पे गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, तो इसका उद्देश्य क्या है, गांधी जी। 121 धीरे धीरे किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। धीरे धीरे है, ये आएगा किस में आएगा, पुनरुक्त में आएगा। ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे शब्द युगम पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है। पुनः पुनः उक्त कहना लिखना क्या कहलाते हैं, पुनरुक्त कहलाता है। धीरे धीरे किस में आएगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, जब भी वर्ड आते हैं धीरे धीरे, पुनः पुनः, उक्त कहना लिखना, पुनरुक्त शब्द। 122 शुद्ध सोना अलग है और गिरनी का सोना अलग, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आएगा संयुक्त वाक्य में। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, जैसे साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक से अधिक क्रियाएं रहती है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और दो वाक्यों के मेल से निर्मित वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये शुद्ध सोना अलग है और गिनी सोना अलग है, दो वाक्य है, तो क्या आएगा, ये संयुक्त वाक्य। 123 से लेके 128 तक, अब इसमें आपको ये पैसेज पढ़ना है और उत्तर देने हैं। पहला पूछता है 123 में, तीव्र और मंद बुद्धि के बालकों को कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता जब। कौन सी कंडीशन होगी, जब क्या होगा, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको पूरे कंप्लीट को, ताकि बार बार हमें पढ़ना ना पड़े। शिक्षा में बालक का केंद्र कई कारणों से माना जाता है। पहले जब बालक शिक्षा का केंद्र नहीं था, तब कक्षा के पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता रहा कि तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के बालकों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जा दिया जाता
पर साधारण और औसत बुद्धि के बालकों का लाभ तो इस व्यवस्था से हो जाता रहा है, लेकिन तीव्र और मंद बुद्धि के बालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीव्र बुद्धि का बालक कक्षा के अन्य बालकों से आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। मंद बुद्धि के बालकों की अपनी कठिनाइयां उन्हें दूर करने का कोई प्रबंध नहीं है। इसका फल यह होता है कि बालक जब एक बार असफल हो जाता है, तब उसके भीतर हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसका दृष्टिकोण निराशवादी हो जाता है और वह उन्नति नहीं कर पाता। शिक्षा में असफल बालक अपनी हीनता की भावना से प्रभावित होकर ऐसे कार्य करने लगता है जिनका आधार अनैतिक होता है। इस प्रकार बालक चरित्रहीन बन जाता है। यह आत्मविश्वास खोकर समाज और के लिए समस्या बन जाता है। इसी दोष को दूर करने के लिए शिक्षा की इकाई बालक को माना गया है। जब बालक शिक्षा का केंद्र बन जाता है, तब अध्यापक बालक से संपर्क स्थापित करता है और इसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है। बालक अपने शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और शिक्षक बालक को प्रोत्साहित करता रहता है। इस प्रकार बालक को अपनी शक्ति में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वह अपने भविष्य की रूपरेखा की कल्पना करने लगता है और एक निश्चित दृढ़ता के साथ जीवन में सफल होता है। अब बता सकते हैं हम, तीव्र एवं मंदबुद्धि के बालकों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता दोस्तों। इसमें जो कारण क्या है? क्योंकि कक्षा में पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना, ये कहा गया है कि तब कक्षा में पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि तीव्र बुद्धि मंद बुद्धि के बालकों के कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। 124 असफलता छात्रों के अंदर किस प्रकार की भावना कर देती है? हीनता की। ये साफ साफ पढ़ा है हमने अभी। 125 बालक के चरित्रहीन होने का कारण है। बालक के चरित्रहीन होने का कारण है दोस्तों उसके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य। 126 शिक्षा का केंद्र बालक को मानने का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण गंदास में कहा गया था, छात्र को समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए क्या है? शिक्षा का केंद्र बालक को मानने का प्रमुख कारण है। ठीक है, छात्र को समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 127 छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। आवश्यक क्या कहा गया है? पैसेज में कहा गया है क्या करना चाहिए? शिक्षक का बालक को प्रोत्साहित करना। एक बार पैसेज पढ़ना है, फिर आपको डायरेक्ट आंसर करने हैं। छात्रों का निराशावादी दृष्टिकोण बाधक है। बाधक मतलब कि रुकावट। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, किसमें है रुकावट? छात्रों की उन्नति में। किसमें बाधक होगा? छात्रों की उन्नति में बाधक होगा उसका निराशावादी दृष्टिकोण। 129 चंद्रयान इनमें से किस चंद्रयान क्या है? ये चंद्रयान है, चंद्रयान नहीं है दोस्तों। चंद्रयान इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो ध्यान रखेंगे, चंद्रयान की रचना अवधि में मुल्ला दाऊद ने की थी। ये चनैनी लोक कथा पर आधारित है। इसे लोरिकायन भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 130 इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची मतलब कि सेम है? तो पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शत्रु के बहुत सारे होते हैं। पर्यायवाची इनमें से है अरि। अरि होता है, रिपु होता है, ये शत्रु के पर्यायवाची होते हैं। 131 नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। नाक का बाल होना मतलब कि अधिक प्यारा होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, जैसे राम दशरथ के लिए नाक का बाल थे। 132
इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का सेम बताना है, दूसरा नाम बादल का क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है, ध्यान रखना आपको, बादल के पर्यायवाची जैसे कि नीरद, जलद, वारिद। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, गिवन है नीरद। 133, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन ध्यान रखेंगे वो होते हैं जैसे कि स, फिर वो स सलगम वाला स, ठीक है, ये वाला स, ये स है, और कौन सा स? एक ये स है। ये सारे किसके हैं? ऊष्म व्यंजन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 134, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं जैसे कि गिवन में प्राण, ऑप्शन सेकंड। 135, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? कृतगण, सही शब्द है इसमें से कृतगण, ऑप्शन थर्ड। इसका अर्थ होता है उपकार को न मानने वाला। 136, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से उच्चारण इनमें से किसका होगा, ये आपको बताना है। तालव्य ध्वनि आपको ध्यान रखना है, ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय जीवा का मध्य वाला भाग और तालु से स्पर्श होता है, उन ध्वनियों को तालव्य ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि स्वर में ई, बड़ी ई, च, छ, आपकी देखो जीवा कहाँ पे तालु पे टच होगी, ज, ज, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा व्यंजन कौन कौन सा है? जय। तालु से होता है इनमें से, जय का उच्चारण करेंगे तो जीभ टकराएगी ऊपर तालु के। 137, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द है इनमें से, इनमें से तत्सम होगा पवन। पवन का तत्भव क्या बनेगा? कौन, ऑप्शन थर्ड। 138, रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, रीति काल को श्रृंगार काल विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 139, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के रचनाकार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। 1965 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 140, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? दोस्तों हिंदी आती है किसमें? ऑप्शन फर्स्ट, भारोपीय में। भारोपीय भाषा परिवार में भारत एवं यूरोप की भाषाएं शामिल हैं, इसमें की जैसे कि हिंदी, संस्कृत, रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, नेपाली, ग्रीक, लैटिन, ये सब भाषाएं आती हैं। 141, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? किस उपन्यास की पृष्ठभूमि दोस्तों क्या है? आंचलिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका मैला आंचल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लेखक कौन थे इसके? फणीश्वर नाथ, ध्यान रखेंगे आप। भूमि कैसी है? आंचलिक, ठीक है, पृष्ठभूमि कैसी है? आंचलिक, और लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ, ये आपको ध्यान रखना है। कर्म भूमि की पूछता है, पृष्ठभूमि कैसी है कर्म भूमि की? राजनीति है, और लेखक है इसके प्रेमचंद। और कौन सा बच गया? मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी की पृष्ठभूमि होगी, इसकी होगी, इसको अभी छोड़ दीजिए आप, ठीक है, बस इसको लेके याद रखिए, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा।
मित्र मरजानी, इसकी जो लेखक है वो है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, ये आपको बस ध्यान रखना है इसके बारे में। 142, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? भूगोल का उल्टा क्या होगा? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खगोल। 143, सर्वनाम के कुल कितने वेद होते हैं दोस्तों? सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। 144, इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या होती है 33। ठीक है, 33 होती है, जैसे कि हर्ष, विषाद, त्रास, ग्लानि, व्रीड़ा, चिंता, शंका। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितनी होती है संचारी भावों की संख्या? 35, 33। 145, जिनका जन्म पहले हुआ हो उनके लिए शब्द होगा, उन्हें बोला जाता है अग्रज। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 146, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? वीर में रहती है, ध्यान रखना आपको, ओज रस की। ठीक है, किस रस की रहती है दोस्तों? ओज रस की। और इसका सताई भाव क्या है? वीर रस का उत्साह। 147, आर्द्रक का तद्भव क्या होगा? आर्द्रक क्या है? एक तत्सम है और इसका तद्भव होता है अदरक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 148, 148, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? कौन सा वर्ण दोस्तों पंचमाक्षर है? तो आप ध्यान रखेंगे, देवनागरी में प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। देवनागरी में प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन, ये है ऑप्शन फर्स्ट में। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ये हड़, य, यन, और ण, न, मैं। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन क्या है? मैं। 149, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या है, ध्यान रखना आपको, 52। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 150, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसमान का सेम कौन सा होगा? आप ठीक है, देखिए, खुद ही बताइए। व्योम होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, आसमान का पर्यायवाची व्योम होता है। और रसाल का आम होता है। ठीक है, आम को क्या बोला जाता है? रसाल। दवज का केतन होता है। लेकिन पूछा था किसका? आसमान का। आसमान का होता है व्योम।